चलो फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और एसआई सिस्टम का हमने स्टडी किया था। सेकंड जो था उसमें हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स और क्वांटिटीज का हमने स्टडी किया, जिसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का हमने स्टडी किया। डिग्री, मिनट, सेकंड वो सब यूनिट हमने डिस्कस किए। फिर थर्ड जो लेक्चर था उसमें हमने लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए प्लेनेट का डिस्टेंस, प्लेनेट से अर्थ का डिस्टेंस वो मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड का स्टडी किया और उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए। तो अभी चैप्टर 4 में जो भी टॉपिक चालू कर रहा हूं वो पीछे का टॉपिक है, आपकी टेक्स्ट बुक में वो लास्ट में आ रहा है, लेकिन वो टॉपिक मैं यहाँ पे फर्स्ट में लूंगा। तो ध्यान रखो कि आपके चैप्टर 2 में जो भी टॉपिक्स है वो सभी टॉपिक्स को मैं आगे पीछे चलाता रहूंगा, मेरे हिसाब से जो ठीक है कन्वीनियंट रहेगा वही हम आगे स्टडी करेंगे। तो आपको ऑर्डर नहीं देखना है, आपको टॉपिक देखना है। तो मैं सबसे पहले लूंगा डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाऊंगा, बाद में एरर्स पढ़ाऊंगा और लास्ट में सिग्निफिकेंट नंबर और डिजिट वो सब समझाऊंगा। तो आज स्टार्ट करता है डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ठीक से समझना है क्या है। आपको बोर्ड पर से पता चल जाएगा, जो लेक्चर देखोगे ध्यान से देखना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, बरोबर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर टॉपिक का नाम क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस, या तो फिर बोलते हैं सबसे पहले क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशंस। Dimensional formula and dimensions. But we know which are the fundamental quantities. Fundamental quantities कौन सी है बोलो तो? एक मास, सेकेंड लेंथ, या तो फिर उसको आप डिस्टेंस बोल सकते हो। फिर कौन? टाइम। फिर कौन? इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, हाँ कि नहीं। फिर कौन? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। आगे है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज है, हाँ कि नहीं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स कौन से है? तो व्हिच आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज? तो हमको पता है कि मास का कौन सा होगा? केजी, लेंथ का क्या होगा? मीटर, टाइम का क्या होगा? सेकेंड, करंट का क्या होगा? एम्पियर, और इसका क्या होगा? केल्विन। इसका यूनिट कौन सा होगा? केल्विन होगा, बरोबर है। केजी, मीटर, सेकेंड, एम्पियर और केल्विन। तो यहां पे काम करता है, इसका एक सिंबल ले लेते हैं, जो मास है उसका एक सिंबल ले लेते हैं जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम, तो फिर हमको जो मास को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको कैपिटल एम से बताएंगे, बरोबर है। ये लेंथ को हम एल से बताएंगे। टाइम को हम कैपिटल टी से बताएंगे। तो करंट को ए से बताएंगे, और टेम्परेचर को के, और उसको लिख सकते हैं थीटा, के और थीटा से बताएंगे। तो टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज कितनी है? दो, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन है? लिस्ट नंबर ऑफ क्वांटिटीज कि जिसके यूनिट हम जो फिक्स कर दे तो बाकी के सभी क्वांटिटीज के यूनिट्स हम डिराइव कर सकते हैं। और बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज द यूनिट्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। जो डिराइव किए गए उसको डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, दिस, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर, उसका यूनिट ये है, और उसके लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे। क्या करेंगे? सिंबल यूज करेंगे। मास के लिए एम लिखेंगे, लेंथ के लिए एल लिखेंगे, टाइम के लिए टी, करंट के लिए ए और टेम्परेचर के लिए के। ये सिंबल यूज करेंगे। अभी मैं क्या बोलता हूं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव हो, बराबर है, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी किसकी बनी है? जो डिराइव्ड क्वांटिटी किसकी बनी है? फंडामेंटल क्वांटिटी की।
तो कोई भी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करके आप डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज में ला सकते हो। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में वो जितनी बार आएगी उतनी बार उसका पावर रिप्रेजेंट करो और वो पावर को इस सिंबल जो है उसके पावर में रिप्रेजेंट करो, बराबर है? तो जो फॉर्मूला बनेगा उसको बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहां पे लिखेंगे एनी फिजिकल क्वांटिटी, any physical quantity can be represented in powers of fundamental quantities. Therefore, formula prepared like m raised to a, l raised to b, t raised to c is called dimensional formula of that फिजिकल क्वांटिटी। बराबर है? तो क्या लिखा समझो आप कि एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब कि कोई क्वांटिटी है उसमें मास 2 बार आ रहा है तो हम मास के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे? m, और उसकी 2 पावर बताएंगे। मानो कि लेंथ 1 टाइम आ रही है तो लेंथ की 1 पावर बताएंगे। टाइम जो है 3 बार आ रहा है तो t रेस टू 3, t की 3 पावर बताएंगे। तो जो फॉर्मूला प्रिपेयर होगा m की a पावर, l की b पावर, t की c पावर, ये जो बनेगा उसको बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। Therefore, the formula prepared like Ma, Lb, Tc is called, बोलो तो क्या? Formula for dimensional formula of that physical quantity. And powers are the dimensions. Powers are the dimensions of fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity in that derived quantity. बरोबर है? तो उसकी जो पावर होगी उसको उसका डायमेंशन बोलेंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एज पर एग्जांपल, सपोज हमको फाइंड करना है डेंसिटी। क्या फाइंड करना है? डेंसिटी। बट डेंसिटी का सिंबल हम जनरली रो यूज करते हैं, हिंदी में नहीं। तो डेंसिटी रो, तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो आप सीखो। आपको कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, आपको सबसे पहले जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। बराबर है? फॉर्मूला पर से हम यूनिट बनाएंगे और यूनिट पर से उसका सिंबल लिख के डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देयरफॉर इसका यूनिट लिखेंगे तो यूनिट, भाई यूनिट क्या होगा बोलो तो? डेंसिटी का, डेंसिटी का यूनिट तो मास, मास का यूनिट क्या होगा? केजी। तो मास के लिए केजी यूज करेंगे तो केजी। और वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम के लिए क्या? लेंथ, विड्थ, हाइट, मतलब एल बी एच, मीटर मीटर मीटर, तो वो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यूनिट मीटर क्यूब आ गया। बरोबर है? तो देखो यहां पे डेंसिटी में मास कितनी बार आ रहा है? बट डेंसिटी में मास एक बार आ रहा है।
केजी की 1 पावर। लेंथ मीटर कितनी बार आ रहा है? 3 बार, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो उसकी पावर हमको माइनस में लेनी पड़ेगी। तो यहां पे लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी रो इज इक्वल टू, चलो केजी कितनी बार आया? 1 बार, तो केजी मास के लिए सिंबल कौन सा? m, तो यहां पे लिखेंगे m1 1 पावर। लेंथ कितनी बार आई? 3 बार, लेकिन लेंथ कहां पर है? डिनोमिनेटर में, तो यहां पे लिखेंगे L3। और t कितनी बार आ रहा है? टाइम नहीं आ रहा है। करंट कितनी बार आ रहा है? नहीं आ रहा है। टेम्परेचर वो भी नहीं आ रहा है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना इज इक्वल टू m1 L-3 T0। क्या लिखेंगे? m1 L-3 T0, हाँ कि नहीं? तो ये बना डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बना? डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, बराबर। तो यहां पे T0, कोई बोलेगा सर मुझको A0 लिखना है, K0 लिखना है, लिख सकते हो आप, लेकिन हम जनरली 3 सिंबल में लिखेंगे MLT। कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो लेजी हूं और मुझको तो सिर्फ 2 ही सिंबल में लिखना है, M और L, चलेगा। आप ऐसे बोल सकते हो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? m1 L-3। हो गया क्लियर? तो ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, एंड डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल टू 3। सॉरी, मैं मास का डायमेंशन, मास कितनी बार है? 1 बार, तो मास का डायमेंशन कितना है? 1। डायमेंशन ऑफ लेंथ वो कितनी बार है? -3। एंड डायमेंशन ऑफ टाइम तो वो कितनी बार है? 0। तो कोई पूछेगा आपको कि भाई डेंसिटी में मास कितनी बार आ रहा है, तो मास का पावर 1 है तो वो 1 हो गया। डायमेंशन लेंथ कितनी बार आ रहा है? तो 3 बार, लेकिन डिनोमिनेटर में इसलिए -3, और टाइम तो आ ही नहीं रहा है, मतलब 0। हो गया क्लियर? तो ये आपको क्लियर दिमाग में होना चाहिए, बराबर। चलो एक और फॉर्मूला लेते हैं। तो यहां पे एक और फॉर्मूला क्या बोल देता हूं मैं भाई? स्पीड। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका यूनिट। भाई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया स्पीड इज इक्वल टू, बोलो स्पीड में मास कितनी बार आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, मतलब यहां पे लिखेंगे m0। लेंथ कितनी बार आ रही है? 1 बार, तो m0 L1। और टाइम कितनी बार? 1 बार, लेकिन डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब t⁻⁻1। तो ये बन गया वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला, बरोबर है। तो देख लो फिर से एक बार, बरोबर। फिर हम आगे के टॉपिक पे चलते हैं। मैं बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखाऊंगा, अभी कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं वो भी आपको समझाता हूं। लेकिन पहले एक बार वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और नोट में लिख लो, फिर ही आगे बढ़ना, बरोबर है। एक बार पूरा वीडियो नहीं, इतना वीडियो आपने देखा, स्क्रीनशॉट लो, पॉज कर दो, पहले स्क्रीनशॉट लो, वीडियो नोट्स में लिखो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो देख लो एक बार। चलो तो मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो समझाऊंगा। आज कुछ 25 क्वांटिटीज जितने के डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उसमें सबसे पहले मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, फॉर्मूला पर से यूनिट बनाऊंगा। कुछ क्वांटिटीज के लिए मैं सीजीएस और एमकेएस दोनों यूनिट्स लिखूंगा और फिर यूनिट जो बना उस पर से मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा, बरोबर है। आप भी वही फॉलो करोगे तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। तो फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। जो मास है तो उसके लिए m सिंबल यूज करना है क्वांटिटी में,
जो यूनिट केजी है तो आप एम यूज कर सकते हो। लेंथ क्वांटिटी है, मीटर उसका यूनिट है तो उसके लिए हम एल यूज करेंगे। टाइम एंड सेकेंड उसके लिए हम कैपिटल टी यूज करेंगे, बराबर है। टेम्परेचर के लिए हम के यूज करेंगे, एम्पियर के लिए ए यूज करेंगे। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में। भाई स्टार्ट कर रहे हैं किससे? मास। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? मास। मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। भाई मास कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फिर उसका यूनिट लिखेंगे सबसे पहले तो सीजीएस। उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो सीजीएस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसका? ग्राम। उसका एमकेएस यूनिट कौन सा लिखेंगे? तो वी नो केजी। और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, बट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास m1 l0 t0। मास में मास कितनी बार आएगा? एक बार, बरोबर है। तो हमने ये लिखा। सेकेंड, भाई सेकेंड हम लिख रहे हैं क्या? लेंथ, या तो फिर उसको डिस्टेंस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डिस्टेंस। चलो ना मैं यहां पे लिख देता हूं डिस्टेंस। उसको हम डी से डिनोट करेंगे। उसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? भाई डिस्टेंस हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। उसका एमकेएस यूनिट क्या होगा? भाई उसका एमकेएस यूनिट मीटर होगा। और फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू m0 l1 t0। m0 l1 t0। थर्ड फॉर्मूला, भाई थर्ड फॉर्मूला किसका है? टाइम का। हमको पता है कि टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसके लिए एमकेएस और सीजीएस कुछ भी लिखो, ये सेकंड में ही आएगा। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए तो T इज इक्वल टू m0 l0 t1। फोर्थ, बरोबर है, क्योंकि ये सब तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो उसके लिए तो सेम ही आएगा। फिर कौन आया? एरिया। भाई एरिया को डिनोट करेंगे ए से। एरिया को किससे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे, हाँ कि नहीं? ओके, तो एरिया का फॉर्मूला कोई भी ले लो। चलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू विड्थ, मतलब मीटर इनटू मीटर, हाँ कि नहीं? तो एरिया का फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ लिखोगे। मानो कि कोई बोलेगा कि भाई स्क्वायर का चाहिए, तो स्क्वायर का क्या होगा? लेंथ का स्क्वायर। कोई बोलेगा कि नहीं मुझको तो सर्कल का चाहिए, तो सर्कल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, हाँ कि नहीं? तो कोई भी फॉर्मूला ले लो, उसमें जो यूनिट बनेगा सीजीएस, आप ये भी सेंटीमीटर में मेजर करोगे लेंथ, बी भी सेंटीमीटर में करोगे, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस आप सेंटीमीटर में कर रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई बोलेगा सर पाई का क्या? भाई पाई थोड़ी ना कोई क्वांटिटी है, पाई तो एक कांस्टेंट है, तो हम उसको यूनिट में कंसीडर नहीं करेंगे। सो पाई का हम डायमेंशन 0 लेंगे, वो नहीं गिनेंगे। रेडियस मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो उसका एमकेएस क्या होगा? तो भाई एमकेएस इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l2 t0। m0 l2 t0 हो गया क्लियर? चलो सेम वे 5 किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? v, हाँ कि नहीं? चलो उसका सीजीएस कौन? सेंटीमीटर क्यूब, बराबर। उसका सबसे पहले कोई किसी को उसका फॉर्मूला चाहिए तो हमको पता है कि लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, या फिर क्यूब के लिए लिखो, या तो फिर 4 पाई आर क्यूब लिखो, बराबर। या तो फिर सिलेंडर के लिए लिखो पाई आर स्क्वायर एच। पाई का होगा नहीं, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और हाइट का मीटर मतलब मीटर क्यूब। तो यहां पे सीजीएस लिखेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, एमकेएस लिखेंगे तो मीटर क्यूब, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो भाई डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l3 t0। क्या होगा? m0 l3 t0, बराबर। चलो और भी आगे बढ़ते हैं जीवन में। यहां पे ले लेते हैं 6। भाई 6 इज अ वेलोसिटी। कौन है? एक ने पहले उसको डेंसिटी यहां पे ले लेता है, तो डेंसिटी, डेंसिटी मतलब रो। उसका फॉर्मूला क्या है? तो हमको पता है रो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पे? मास अपॉन वॉल्यूम।
क्या लिखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसका यूनिट क्या होगा, तो उसका यूनिट सीजीएस में होगा, मास का ग्राम, वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब। हो गया। चलो उसका एमकेएस यूनिट क्या होगा, तो ये होगा केजी और ये होगा मीटर क्यूब। हो गया। चलो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, तो रो इज इक्वल टू m1, मास एक बार तो m1, लेंथ कितनी बार, 3 बार, लेकिन डिनोमिनेटर में तो -3 t0। 7 में आ जाएंगे, 7 में कौन लिखेंगे, वेलोसिटी। कौन है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का सिंबल क्या लिखेंगे, v। चलो उसका फॉर्मूला v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसका यूनिट बोलो तो सबसे पहले सीजीएस यूनिट, सीजीएस में इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, एमकेएस में क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोल दे तो m0, कि उसमें मास है नहीं, उसमें मास है नहीं। कोई बोलेगा सर m तो है, अरे भाई ये लेंथ का है, लेंथ उसका यूनिट मीटर है, तो मास नहीं है, केजी नहीं है, तो m यूज 0 होगा, l कितना होगा 1 और t कितना होगा -1। चलो 8 पे जाते हैं, बरोबर है। 8 में कौन आएगा, एक्सेलरेशन। क्या आएगा, एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, a, बरोबर है। तो उसका फॉर्मूला CGS, 1 मिनट भाई, a इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। Therefore a इज इक्वल टू, भाई इसका यूनिट बोलो तो सीजीएस में, सीजीएस में यूनिट इसका होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एमकेएस में यूनिट क्या होगा, तो उसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू m0 l1 t -2, m0 l1 t -2। चलो 9 में चले जाते हैं। 9 में कौन है, तो मोमेंटम। एक बात तो बाद में लिखते हैं मोमेंटम, पहले यहां पे लिखते हैं फोर्स। क्या लिखते हैं, फोर्स, बरोबर है। तो भाई फोर्स कौन है, तो याद रखो उसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलर। एक काम करते हैं, ऊपर लिखता है थोड़ा, यहां पे लिखते हैं 9। किसको बात करते हैं, फोर्स। फोर्स को बोलेंगे F, बरोबर है। उसका फॉर्मूला लिखे तो फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स मतलब क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे उसका यूनिट लिखते हैं, चलो CGS। मास किसमें मेजर करेंगे, ग्राम में। एक्सेलरेशन किसमें, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इतना कंबाइंड होगा तो उसको एक साथ बोलेंगे डाइन। क्या बोलेंगे, डाइन। तो याद रखो कि कितने 12 नंबर्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डजन। वैसे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना कंबाइंड होगा तो उसको हम बोलेंगे डाइन, बरोबर है। तो याद रखना है, एक साथ 12 क्वांटिटी कंबाइंड होगी तो उसको बोलेंगे डजन, ऐसे उसका नाम रख दिया। तो वैसे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंबाइंड होगा तो उसका नाम रख देंगे डाइन। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो होगा डाइन। फिर आगे जाएंगे MKS, तो यहां पे केजी, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बरोबर है। इतना कंबाइंड होगा तो उसके लिए उसका यूनिट बोलेंगे कौन, न्यूटन, या तो फिर उसको बोलेंगे कैपिटल N। हमको पता है फोर्स का यूनिट कौन सा है, न्यूटन, तो ये हमने न्यूटन लिखा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। याद रखो कि न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। लेकिन फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, डिस्टेंस और टाइम में
ऐसे रिप्रेजेंट होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इतना लंबा बोलने की जगह हम क्या बोलेंगे उसको, इसका नाम हमने रख दिया न्यूटन। हमने नहीं, न्यूटन ने रखा था, तो उसका नाम हमने रख दिया न्यूटन, हाँ कि नहीं। चलो, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हो गया m1, ये हो गया L1, ये हो गया T -2, हो गया m1 L1 T -2। चलो आगे जाते हैं 10। भाई 10 में कौन है, वर्क, उसको बोलेंगे W। चलो फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई अभी ये जो फॉर्मूलाज लिख रहा हूं वो अभी टेम्पररी फॉर्मूला है, हाँ, हमारे लिए सिर्फ अभी समझने के लिए। उसकी राइट फॉर्मूला, राइट डेफिनेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे, टेक्निकल डेफिनेशन। तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसका यूनिट क्या बनेगा CGS में। चलो, एक तो क्या बोल सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर, क्या बोल सकते हो, न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। लेकिन न्यूटन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, भाई न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये मीटर निकल जाएगा तो यहां पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बरोबर। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना कंबाइंड होगा तो उसको हम बोलेंगे JOULE, जूल। क्या बोलेंगे, जूल, और उसका सिंबल लिखेंगे कैपिटल J। तो वर्क का यूनिट होगा जूल, और वो क्या होगा m1, अरे सॉरी, ये मैंने MKS लिख दिया, भाई ये मैंने क्या लिख दिया, MKS यूनिट लिख दिया। तो MKS यूनिट होगा जूल, बरोबर। चलो CGS यूनिट लिखते हैं, CGS। न्यूटन की जगह पे आप डाइन लिख सकते हो और इसकी जगह पे सेंटीमीटर। तो डाइन मतलब क्या, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप बोलोगे ERG। क्या बोलोगे, अर्ग। तो जूल का, वर्क का MKS यूनिट क्या होगा, जूल, और CGS यूनिट क्या होगा, अर्ग। वो आपको याद रखना है। चलो 11, सॉरी, इसका फॉर्मूला रह गया। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T -2, m1 L2 T -2 हो गया। चलो 11, भाई 11 कौन सा फॉर्मूला है, तो 11 लिखेंगे क्या, पावर। 11 क्या लिखेंगे, पावर, बराबर है। चलो पावर का फॉर्मूला क्या, तो भाई पावर P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम लिख सकते हैं। तो फिर उसका यूनिट होगा, अभी ध्यान रखो, मैं CGS MKS नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ उसका यूनिट लिखूंगा अभी, बराबर। हमको सब ऐसा यूनिट्स लिखने हैं। तो पावर का क्या होगा, वर्क का हो गया, तो उसका यूनिट लिखेंगे यहां पे, इसका हो गया जूल, इसका होगा सेकंड। ये जूल और ये सेकंड। जूल मतलब कौन, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसको बोलेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, तो यहां पे हो जाएगा सेकंड क्यूब। इतना कंबाइंड होगा तो उसको जेम्स वॉट ने बोला, बरोबर ना। स्टीम इंजन का इन्वेंटर कौन था, जेम्स वॉट। तो उसने बोला कि भाई इसको बोलो मेरे नाम से वॉट। तो पावर का यूनिट क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, और उसको बोलेंगे वॉट। तो फिर पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू m1 L2 T -3। हो गया क्लियर, m1 L2 T -3। चलो आगे जाते हैं 12। बट 12 में कौन है, तो याद रखना मोमेंटम, उसका सिंबल भी क्या है, ये पावर का भी P है और मोमेंटम का भी P है। तो उसका फॉर्मूला लिखे, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्या आएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो फिर उसका यूनिट बोलो, चलो
भाई उसका यूनिट लिखेंगे तो मास मतलब केजी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, बरोबर है। तो मोमेंटम का यूनिट कौन सा बना, केजी मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला, मोमेंटम इज इक्वल टू m1l1t माइनस 1, क्या होगा m1l1t माइनस 1, ये मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, बरोबर है। चलो आगे जाते हैं 13 पे। भाई 13 कौन है, 13 इज द प्रेशर, कौन है, प्रेशर, कैपिटल P। चलो उसका टेम्पररी फॉर्मूला लिखते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। वैसे तो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस एंड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ सरफेस। वो टेक्निकल डेफिनेशन हम आगे जाके 10th चैप्टर में पढ़ेंगे। सिर्फ यहां पे ध्यान दो कि भाई प्रेशर क्या है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो उसका यूनिट लिख लेते हैं भाई, इसका यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का देखो तो फोर्स का यूनिट कौन सा, न्यूटन, और एरिया का कौन सा, मीटर स्क्वायर, तो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो लिखा हमने उसको हम बोलेंगे ब्लाइस पास्कल। कौन था, पास्कल। पास्कल ने उसको इन्वेंट किया था, इसीलिए उसने अपना यूनिट दे दिया क्या, पास्कल। अभी समझो, यहां पे मैंने लिखा था न्यूटन, कहां गया, ये रहा, लेकिन वो फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में क्या था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ कि नहीं। तो यहां पे कौन है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल है। तो वो उसको मुझको फॉर्मूला लिखना, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या करना पड़ेगा, क्या उसको मुझको फिर से फंडामेंटल में लाना पड़ेगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसको मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी में या यूनिट में लाने की कोई जरूरत नहीं है। समझो, एक नई टेक्निक सिखा रहा हूं अभी आपको। मानो कि प्रेशर किसका किसका बना है, तो प्रेशर इज मेड ऑफ फोर्स एंड एरिया। प्रेशर फोर्स और एरिया का बना है, तो हमको जो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट बनाना है, तो उसको फंडामेंटल में ही कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको क्या फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, तो हाँ m1l1t माइनस 2। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, तो ये रहा L2, m0l2 t0। तो जो आपको इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, तो वो यूज करके आप प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे, तो भाई यहां पे लिखते हैं प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो, फोर्स मतलब m1l1t माइनस 2 अपॉन एरिया m0l2 t0, m1l1t माइनस 2 m0l2 t0। तो ये हो गया m1l माइनस 1 t माइनस 2, m1l माइनस 1 t माइनस 2। हो गया क्लियर। तो देखो, मैंने उसको फंडामेंटल में नहीं कन्वर्ट किया, मुझको न्यूटन का पता था, मीटर स्क्वायर का पता था, तो फिर मैंने वो यूज करके मैंने प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बना दिया m1l माइनस 1 t माइनस 2। तो आपको कोई भी जितनी भी क्वांटिटीज दी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूलेज आपको पता है, तो उस पर से वो जिस पे जो क्वांटिटी उस पर डिपेंडेंट है उसका फॉर्मूला भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये प्रेशर हो गया। चलो अभी आगे जाता है 14 इज अ, क्या लिखेंगे अभी, एनर्जी। 14 इज अ एनर्जी, क्या लिखेंगे, एनर्जी। तो यहां पे फॉर्मूला, बस अभी एनर्जी तो एक फॉर्म में नहीं है, बहुत फॉर्म में है, बहुत सारे फॉर्म है उसके। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, बराबर। लेकिन आफ्टर ऑल कोई भी एनर्जी होगी, या तो काइनेटिक होगी या तो पोटेंशियल होगी। चलो तो एक काम करते हैं, तो कोई भी रैंडम दो फॉर्मूला लिखते हैं। तो एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखता हूं, तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 mv²। वैसे एनर्जी का डेफिनेशन हम क्या देते हैं, टेंडेंसी टू डू द वर्क इज नोन एज द एनर्जी, बरोबर कि नहीं। लेकिन
हम यहाँ फॉर्मूला बना रहे हैं इसलिए हम एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है? तो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये मैंने काइनेटिक लिखी, कोई बोला कि नहीं पोटेंशियल लिखो तो mgh, कोई भी यूज कर लो। उसका यूनिट कौन सा बनेगा? तो चलो उसका यूनिट बनाते हैं। 1/2 भाई 1/2 क्या? 1/2 तो एक कांस्टेंट है, उसका यूनिट नहीं होता, तो आपको उसका यूनिट के फॉर्म में उसको कंसीडर नहीं करना है। तो इसका 0 होगा, कुछ नहीं। इसका होगा मास, तो मास मतलब कौन? केजी। मास मतलब कौन? केजी। और वेलोसिटी मतलब कौन? मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। आप यहां पे रखोगे तो भी चलेगा। इसका होगा केजी, इसका क्या? केजी। जी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो एक्सेलरेशन है, और इनटू मीटर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई ये तो वही बात हुई कि ये कौन है? तो ये है जूल। देख लो, है ना जूल, जो वर्क का है वही एनर्जी का है, मतलब दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। ओके, तो फिर यहां पे लिखता हूं, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m1L2T - 2। बराबर लिखा मैंने, m1L2T -2। 15 में लिखेंगे इंपल्स ऑफ फोर्स, बराबर है। तो यहां पे उसका फॉर्मूला मैं लिखा देता हूं, उसकी कोई फॉर्मूला उसका करेक्ट है नहीं, तो फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। सिर्फ अभी टेम्पररी डेफिनेशन है, याद रखना। इंपल्स ऑफ फोर्स मतलब क्या? कि कोई भी बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूं और कितने टाइम तक लगा रहा हूं, वो दोनों का प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे इंपल्स। तो इंपल्स का यूनिट क्या होगा? तो इंपल्स का यूनिट होगा फोर्स का न्यूटन और इसका सेकेंड। चलो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इंपल्स, तो भाई इंपल्स न्यूटन m1L1T - 2 इंटू T1, तो ये हो गया m1L1T -1। हो गया क्लियर? तो हमने 15 किसका लिखा? इंपल्स ऑफ फोर्स, बराबर है। चलो और भी एक ले लेते हैं, जिसका नाम है सरफेस टेंशन। टेंशन मत लेना, क्योंकि इसका नाम ही है सरफेस टेंशन। क्या है ये? सरफेस टेंशन। उसको कैपिटल टी भी बोलते हैं या फिर एस भी बोलते हैं, कई बार उसको कई बार एस भी बोलते हैं। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि भाई सरफेस टेंशन एस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या? फोर्स अपॉन लेंथ। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस, वो आगे आएगा, उसको बोलेंगे फोर्स अपॉन लेंथ, मतलब सरफेस टेंशन। तो उसका यूनिट बन जाएगा, तो यूनिट क्या बनेगा इसका? न्यूटन पर मीटर। क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे न्यूटन m1L1T - 2 अपॉन L1, तो ये हो जाएगा m1L0T -3। क्या हो जाएगा? m1L0T -3। हो गया क्लियर? तो मैंने यहां पे 16 फॉर्मूला लिखे, और भी लिखने वाला हूं अभी, लेकिन इतने पहले ठीक से समझ लो। लेकिन उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। देखो, चलो मैं पूछता हूं आपको कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? तो आप बोल जाओगे क्या? वेलोसिटी का क्या होगा? m0L1T -1। मैं आपको बोलूंगा f का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? तो आप डायरेक्ट बोल जाओगे m1L1T -2। मैं आपको बोलूंगा p का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? p, कैपिटल P का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप बोलोगे m1L1T -1 या तो फिर m1L2T -3 या तो m1L-1T -2। लेकिन कौन सा बोलोगे? मैंने तो सिर्फ P का पूछा है, बराबर? ध्यान रखो, कान खोल के सुन लो। बट मैं यहां पे बोलूंगा आपको कि भाई P का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो। अभी P कौन है भाई, वो तो पता नहीं है, तो मुझको पर्टिकुलरली आपको देना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज P। मैं आपको सिर्फ ये पूछूंगा कि P का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है,
तो आप फटाक से बोलना सर P कौन है वो बताओ पहले, बरोबर है। मैं बोलूंगा P इज अ प्रेशर, जो प्रेशर नाम देना पड़ेगा उसको, सिर्फ सिंबल से काम नहीं चलेगा कि भाई P का डायमेंशनल फॉर्मूला P कौन है पता नहीं, तो P is a pressure. If P is a pressure, then the dimensional formula is m1 L minus 1 T minus 2. If P is a power, then m1 L2 T minus 3. If P is a momentum, then it is P m1 L minus 1. Momentum m1 L1 T minus 1. और मानो कि कोई P कांस्टेंट भी हो सकता है डायमेंशन, तो उसका 0 0 0 भी होगा आगे जाके। क्लियर हुआ? चलो, तो मैं आपको कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला बोलूंगा तो आपको पता होना चाहिए। फिर से क्लियर हुआ? मैं आपको सिर्फ पूछूंगा कि भाई P का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, तो आप सीधा मुझको पूछोगे सर P का नाम तो बोलो भाई, P कौन है वो तो हमको पता नहीं है। P तो अल्फाबेट भी हो सकता है, अल्फाबेट का लेटर भी हो सकता है, तो उसको तो कुछ है ही नहीं। अभी मैं बोलूंगा मास P, P को मैंने क्या सिंबल दिया, मास नाम दे दिया, तो चलेगा। उसका सिंबल क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L0 T0, लेकिन मुझको आगे उसका नाम देना पड़ेगा। पता चला? तो आप सिर्फ सिंबल पे नहीं जाओगे, उसके नाम पे जाओगे, बरोबर है। तो ये देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बरोबर है। और मैं 8-9 फॉर्मूलास लिखाता हूं अभी, लेकिन पहले ये देख लो, स्टडी कर लो और नोट्स में लिख लो, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़े फॉर्मूलेस लिखाऊंगा, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे कहां से? अभी थोड़ा वैरायटी लाते हैं यहां पे, बरोबर। तो हमने 16 लिखा था, अभी 17। कौन? 17। ये है कौन? तो प्लेन एंगल। एक काम करते हैं, सबसे पहले टाइम पीरियड ले लेते हैं। चलो, टाइम पीरियड। भाई टाइम पीरियड का क्या होगा? T बोलेंगे। टाइम पीरियड का क्या होगा? T, हाँ कि नहीं? तो टाइम पीरियड का T, उसका डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन, टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन और ऑसिलेशन। पर टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या दे सकता है? टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन और वन ऑसिलेशन। उसका मतलब क्या? टाइम मतलब इसका यूनिट क्या आएगा भाई? उसका यूनिट होगा सेकेंड, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 L0 T1, बरोबर है। टाइम पीरियड का मतलब क्या? टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब ये होगा 18। भाई 18 में कौन है? तो याद रखना फ्रीक्वेंसी। कौन है? फ्रीक्वेंसी। उसको F से भी डिनोट कर सकते हो, या उसको न्यू NU उसको न्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशन और revolutions in 1 second is known as the frequency. तो फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू क्या होगा भाई? फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल टू टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। क्यों भाई? आपको क्या गिनना है? 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो गए, T टाइम में कितने हो गए भाई? T का क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है? टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो जो T सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, तो 1 में कितने हो गए? तो 1/T। तो फ्रीक्वेंसी वो आएगा क्या? 1/T। तो उसका यूनिट लिखेंगे भाई। उसका यूनिट क्या लिखेंगे बोलो तो? भाई उसका यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स, या तो फिर उसको बोलेंगे हर्ट्ज। क्या बोलेंगे उसको? हर्ट्ज। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 L0 T
-1, हाँ कि नहीं। चलो 19 भाई 19 कौन है, 19 इज अ प्लेन एंगल। कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल थीटा। हमको पता है उसका यूनिट क्या है भाई, उसका फॉर्मूला तो हमको पता है, वैसे क्या है भाई, थीटा इज इक्वल टू व्हाट अपॉन व्हाट, आर अपॉन रेडियस। तो उसका यूनिट बनेगा भाई, आर्क की लेंथ मीटर में होगी, रेडियस मीटर में होगी, मीटर बाय मीटर वो तो निकल जाएगा, तो उसका यूनिट हम लिखते हैं क्या, रेडियन। तो फिर प्लेन एंगल क्या होगा भाई, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, m0 l0 t0। हमको पता है कि प्लेन एंगल क्या है भाई, प्लेन एंगल इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, हाँ कि नहीं। तो उसको वो कोई फंडामेंटल पे डिपेंड नहीं करती है, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 l0 t0। सिमिलरली 20 भाई 20 में कौन सा एंगल आएगा, सॉलिड एंगल। बस सॉलिड एंगल O होगा, तो O इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, बोलो तो, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, हाँ कि नहीं। उसका यूनिट कौन सा था भाई, उसका यूनिट था टी रेडियन, हाँ कि नहीं। तो फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 l0 t0, क्योंकि हमको पता है कि सॉलिड एंगल भी एक फंडामेंटल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, वो फंडामेंटल पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो फिर कहां बढ़ेंगे जीवन में आगे, बरोबर है। चलो यहाँ पे 20 पे जाते हैं, 21 पे। बट 21 इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलेंगे थीटा, बरोबर है। कौन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, मानो कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर है और वो ऑब्जेक्ट यहां पे चला गया, मतलब ये जो हुआ वो उसका डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और आप किसमें मेजर करोगे, तो यहां से यहां का डिस्टेंस मीटर में। लेकिन एंगुलर का मतलब क्या, तो मान लो कि एक लाइन यहां पर थी, एक रे यहां पर था, डायरेक्शन यहां पर थी, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाती है, ऐसे। तो वो क्या करेगा, ये जो लाइन है वो यहां पर एक एंगल सब्टेंड करेगा, वो एंगल जो होगा उसको बोलेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मीटर में हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं, वैसे एंगल में करेंगे तो उसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो मिनी टर्म्स, बरोबर, आवर आर्म जो होते हैं वॉच में, हमारी क्लॉक में, तो वहां पे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, बरोबर है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसका ये वैसे एंगल ही है, मतलब उसका यूनिट कौन सा, इसका यूनिट आएगा रेडियन। क्या आएगा, रेडियन। और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो थीटा इज इक्वल टू m0 l0 t0। फिर कौन आया 22, फिर कौन आया 22, बराबर कि नहीं। बट 22 लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा, बरोबर है। तो भाई ओमेगा जनरली उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वैसे एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फिर उसका यूनिट लिखेंगे तो यूनिट इज इक्वल टू इसका रेडियन, इसका सेकेंड, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 l0 t -1, बरोबर है। चलो आगे 23, एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई जैसे एंगुलर वेलोसिटी थी वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी। याद करो एक्सेलरेशन क्या था भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो वैसे ही यहां पर चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो उसका यूनिट बोलो तो भाई इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जो सिंपल एक्सेलरेशन था उसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, यहां पे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा।
चलो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 L0 t -2 हो जाएगा, बरोबर है। चलो 24 यहां पे लाते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या लाते हैं, एंगुलर मोमेंटम। चलो इसका फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा, L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। तो याद रखना सिंपल मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बरोबर है। ये फॉर्मूला कैसे है वो आप 7th चैप्टर में जाके पढ़ोगे, लेकिन यहां पे सिर्फ याद रखो ये चैप्टर में हमको यूज करना है, इसलिए मैंने लिखा है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई मोमेंटम जो हमने आगे पढ़ा, अभी आगे का जो बोर्ड वर्क था उसमें हमने मोमेंटम का लिखा, तो मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर का सिंबल किया। तो एंगुलर मोमेंटम होगा दिस, तो उसका यूनिट बोलेंगे, इसका यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर, तो हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। चलो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा भाई उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये m1 L2 t -1 क्या गया, m1 L2 t -1 किसका आ गया, एंगुलर मोमेंटम का। चलो आगे जाते हैं और भी 25 भाई 25 कौन है, टॉर्क। 25 कौन है, टॉर्क, याद रखना, बरोबर है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे ये है वैसे वो 7th चैप्टर में आएगा, अभी सिर्फ नाम याद रखो, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फिर उसका यूनिट बन जाएगा, इसका न्यूटन और इसका मीटर हो गया। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू न्यूटन m1 L1 t -2 इनटू मीटर, तो L1। तो टॉर्क का फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m1 L2 t -2, टॉर्क का फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 t -2, बरोबर है। चलो फिर आगे जाता है 26, यहां पे लिखता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या लिखता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखना सिर्फ मैंने क्या बोला, अभी ये जो क्वांटिटीज लिख रहा हूं सभी ये क्वांटिटीज वो आपको 7 चैप्टर के पहले आने वाली नहीं है, इसलिए सिर्फ अभी इतना ही ध्यान रखो, सिर्फ फॉर्मूला याद करो, उस पर से यूनिट बनाओ, यूनिट पर से डायमेंशन बनाओ। चलो उसका फॉर्मूला I इज इक्वल टू मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो उसका यूनिट क्या बनेगा, यूनिट इज इक्वल टू केजी इनटू मीटर स्क्वायर। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 t 0, क्या आ जाएगा, m1 L2 t 0 उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, बरोबर। ये मैंने तो कौन सा लिखा, 26 कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, बरोबर है। चलो और एक ऐड कर दे, 27 कर देते हैं, बरोबर। 27 इज अ स्पेसिफिक हीट लिखते हैं। चलो स्पेसिफिक हीट, उसको एस भी बोलते हैं या तो सी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस भी बोलते हैं या कई बार सी भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला याद रखना, एस इज इक्वल टू हीट एनर्जी अपॉन मास अपॉन टेम्परेचर, बरोबर है। अभी एक नई क्वांटिटी हमने ऐड की, टेम्परेचर। तो हीट, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको आगे जाके थर्मोडायनेमिक्स में आने वाला है, लेकिन ये चैप्टर में हमको जहां पे थोड़ा भी जरूरत पड़ेगा हम लिखेंगे, इसलिए सिर्फ फॉर्मूला यहां पे रट दो अभी कि भाई हीट एनर्जी इज इक्वल टू, सॉरी स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू व्हाट, तो इट इज द हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय मास एंड टेम्परेचर।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका यूनिट बनाएंगे, भाई हीट एनर्जी है मतलब एनर्जी का यूनिट कौन, जूल, बराबर है। मास क्या होगा, केजी में, और टेम्परेचर क्या होगा, केल्विन में। जूल पर केजी केल्विन, हाँ कि नहीं। याद रखो हीट एनर्जी का एक और भी फॉर्मूला होता है कैलोरी, वो आगे जाके डिसाइड करेंगे, लेकिन यहां पे उसको लिख सकते हैं कैलोरी प्रति केजी डिग्री सेल्सियस। जनरल प्रैक्टिस में हम ये यूज कर रहे हैं, लेकिन एस पर एसआई सिस्टम क्या होगा, जूल पर केजी केल्विन, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। चलो अभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझको बनवाना है, तो मुझको क्या जूल का पता है, हाँ भाई जूल का क्या होगा, m1L2T-2, बराबर है। केजी का क्या होगा, m1। टेम्परेचर का कितना, भाई टेम्परेचर इज इक्वल टू K1, हमने आगे पढ़ा, फर्स्ट स्टार्टिंग वही से किया था। टेम्परेचर के लिए K सिंबल यूज करेंगे, तो हमको जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, जूल इज अ यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, तो m1L2T-2, केजी का m1, इसका K, तो इसका फाइनल फॉर्मूला आ गया, एस का क्या आ गया, m0L2T-2K-1, हो गया क्लियर। तो देखो आज हमने 27 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे। मैंने कैसे कैसे लिखा है याद करो। सबसे पहले हमने क्वांटिटी का नाम लिखा, फिर उसका सिंबल लिखा, फिर उसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन नहीं तो उसका फॉर्मूला है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा। हमको सबसे पहले उसका फॉर्मूला आना चाहिए। एक बार फॉर्मूला आ गया तो उस पर से हम उसका यूनिट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यूनिट। और एक बार यूनिट बन गया तो फिर हम उस पर से डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो सभी केसेस में मैंने यही किया कि सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला, फिर यूनिट और फिर डायमेंशन, बराबर है। तो आप सबको ये अपनी नोट्स में लिखना है और प्रिपेयर करना है, ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलेंगे, तब और भी 10-12 क्वांटिटीज में डायमेंशनल फॉर्मूला लिखाऊंगा और कुछ नया सीखेंगे, बराबर है। लेकिन आपको कंपलसरी ध्यान से बैठो, 1 घंटे 2 घंटे जितने भी टाइम लगे, आपको ये फॉर्मूला आने चाहिए। फॉर्मूला तैयार करो, जनरल फॉर्मूला, फिर यूनिट और फिर डायमेंशनल फॉर्मूला प्रिपेयर करो। और डायमेंशनल फॉर्मूला पर से डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आती है वो भी हमको आना चाहिए। हो गया क्लियर? तो देख लो एक बार, और ये सब आपकी नोट्स में नोट कर लो, और मुझको आपको नोट बताने आना है। मानो कि अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है कि उसको कुछ पता नहीं चला, तो मुझको फोन करो, डायरेक्ट फोन करो, हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, बरोबर है। आपको बुलवा के मैं पढ़ा दूंगा ये, लेकिन आपको कंपलसरी ये आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो नहीं चलेगा। जेईई नीट में ऐसा एक एमसीक्यू बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस होगा, बरोबर है, तो आपको ये आना ही चाहिए। चलो बरोबर है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कल मिलते हैं। गुड बाय, जय श्री कृष्ण।